दोस्तों ग्लोबल ईएचएस फोरम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इन दिस वीडियो विल कवर एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्ट व्हिच ए सेफ्टी ऑफिसर और एचआरआईआर प्रोफेशनल शुड नो। और हमारी ये पूर्णतः कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कुछ भी रिफर करने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फैक्ट्रीज एक्ट को समझने से पहले थोड़ा इसका इतिहास पर नजर डालते हैं। लेबर लॉज के मामले में भारत का इतिहास सबसे प्राचीनतम है। Prior to 15th century, the laborers, artisans and artists were duly respected. The livelihood, health and safety were well taken care as per Indian ancient scriptures, जिसका वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। But between 15th to end of 17th century, it was little diluted. Indian Factories Act का सीधा संबंध ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट से है, जिसका जनक रॉबर्ट पिल एंड रॉबर्ट वेन को माना जाता है। But the current form of Factories Act 1948 came into picture after subsequent amendments in 1935, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46 and 47। कोई भी एक्ट को अच्छे से जानना है तो फिर उसका जन्म क्यों हुआ ये समझना जरूरी है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट इज टू एंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, यंग पर्सन एंड चाइल्ड लेबर्स, to ensure proper working hour, leaves and overtimes etc. तो इस एक्ट का मेन मोटो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर्स फॉलोड बाय सेक्शंस। इस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 120 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, इसमें 7 सेक्शंस हैं 1 to 7। चैप्टर 2 इज द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इसमें 2 सब सेक्शंस और 4 सेक्शंस हैं। चैप्टर 3 इज हेल्थ, इसमें 10 सब सेक्शंस हैं 11 to 20। चैप्टर 4 इज सेफ्टी, इसमें 21 सेक्शंस हैं 21 to 41। चैप्टर 4A इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेसेस, इसमें टोटल 8 सब सेक्शंस हैं 41A to 41H। चैप्टर 5 इज वेलफेयर, इसमें 9 सेक्शंस हैं 42 to 50। चैप्टर 6 इज वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, इसमें 16 सेक्शंस हैं 51 to 66। चैप्टर 7 इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, इसमें 11 सेक्शंस हैं 67 to 77। चैप्टर 8 इज एनुअल लीव्स विथ वेजेस, इसमें 7 सेक्शंस हैं 78 to 84। चैप्टर 9 इज स्पेशल प्रोविजंस, इसमें 7 सेक्शंस हैं 85 to 91। चैप्टर 10 इज पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स, इसमें 14 सेक्शंस हैं 92 to 106। चैप्टर 11 इज सप्लीमेंटल, इसमें 14 सेक्शंस हैं 107 to 120। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। अगर इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आप समझ जाएंगे तो आपको एक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हर एग्जाम में इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसीलिए जितने भी नए HR, IR या सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर फैक्ट्री एक्ट को पढ़ना है तो यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आइए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पे नज़र डालते हैं। अडल्ट, जो भी कोई 18 साल एज कंप्लीट कर चुका है उसे अडल्ट कहते हैं। एडोलसेंट, जो 15 साल कंप्लीट कर चुका है और 18 साल से कम है उसे एडोलसेंट कहते हैं। चाइल्ड, जो 15 साल से कम है, 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको चाइल्ड की श्रेणी में लिया जाता है। और यंग पर्सन एक अलग से टर्मिनोलॉजी है जिसमें एडोलसेंट और चाइल्ड दोनों को यंग पर्सन की कैटेगरी में लिया जाता है। 2BB कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर माने जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक, इसे कैलेंडर ईयर कहा जाता है। और फैक्ट्री एक्ट में जितने भी एनुअल कंप्लायंसेस हैं वो सारे कैलेंडर ईयर के हिसाब से होते हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, इसीलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। सेक्शन 2CA कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो कुछ पर्टिकुलर एक्ट के तहत टेस्टिंग, एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए स्टेट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज से अप्रूव होता है उन्हें कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। 2CB हैजर्डस प्रोसेस, सेक्शन 120 का फास्ट शेड्यूल में निर्धारित की गई कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि। तो सेक्शन 120 का फास्ट शेड्यूल में क्या क्या प्रोसेस के बारे में बात की गई है, जब इसी वीडियो में सेक्शन 120 के बारे में जानेंगे तब हम डिटेल में उसको समझेंगे। नेक्स्ट इज 2G पावर। इसका अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई ऐसा ऊर्जा जो मनुष्य या पशुकृत ना हो बल्कि यांत्रिक रूप से प्रसारित होता हो, जैसे सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू जनरेटर।
2H इज प्राइम मूवर, माने मोटर या अन्य उपकरण जो एनर्जी उत्पन्न करता हो अन्यथा प्रदान करता हो। 2K मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहने से आम भाषा में ऐसा समझ आता है कि कुछ भी प्रोसेसिंग होकर फिनिश प्रोडक्ट निकलता हो तब उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते होंगे। बट फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पंपिंग ऑयल, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, कंपोजिट टाइप ऑफ प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। 2I वर्कर। वर्कर का मतलब कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उससे रिलेटेड प्रोसेसेस में डिप्लॉयड हो उसे वर्कर कहा जाता है। चाहे वो पेमेंट लेता हो, चाहे पेमेंट नहीं लेता हो, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में मतलब किसी एजेंसी के थ्रू हो तो वर्कर ही माना जाएगा। बट आर्म्ड फोर्सेस इस श्रेणी में नहीं आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट को समझने से पहले फैक्ट्री का डेफिनेशन समझना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री का डेफिनेशन बिना समझे फैक्ट्री एक्ट को समझना बिल्कुल भी संभव नहीं है। फैक्ट्री किसे कहते हैं? एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिनिक्स। प्रेमिसेस माने घर, प्रेसिनिक्स माने दीवार रहित परिसीमा। क्या कहते हैं? वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रेसीडिंग 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power। यानी कोई भी घर या दीवार रहित परिसीमा जहां पे 10 लोग या उससे ज़्यादा लोगों की सहायता से पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी उत्पादन होता हो उसे फैक्ट्री की श्रेणी में लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक आर होल्डिंग वर्कशॉप को ले सकते हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा आदमी काम करते हो। वहाँ पे पावर का यूज हो रहा है, चाहे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले लो या फिर सोलर एनर्जी से यूज करो या फिर जनरेटर से पावर लो, तो पावर का यूज हो रहा है, 10 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, वेल्डिंग चल रहा है, तो फिर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, इसमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे चलता होगा, तो फिर ये फैक्ट्री की श्रेणी में लिया जाएगा। केस 2 टाइप इज where on 20 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power। किसी भी घर या दीवार रहित परिसीमा में अगर बिना पावर का यूज करे आप साल में एक बार या साल भर 20 या ज़्यादा लोगों का मदद से कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करवाते हैं तो फिर उसे भी फैक्ट्री की श्रेणी में लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मैनुअल ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री को ले सकते हैं जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं है, फिर भी इसको फैक्ट्री की श्रेणी में लिया जाएगा। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे फ्लोर मिल। फ्लोर मिल में अगर 10 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो फिर वो फैक्ट्री की श्रेणी में जाएगा। वहीं पे ग्रोसरी मॉल, अगर वहाँ पे 50 आदमी भी काम कर रहे हैं तब भी वो फैक्ट्री की श्रेणी में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं है। एक राइस मिल, वहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो फिर वो फैक्ट्री की श्रेणी में जाएगा। लेकिन कल्टीवेशन, अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तब भी वो फैक्ट्री की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं है। Last but the most important phrase is occupier. Occupier of a factory means a person who is having ultimate control over the affairs of a factory। माने कोई ऐसा पर्सन जिनका अल्टीमेट कंट्रोल हो फैक्ट्री के डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंस में, एवरी एस्पेक्ट में उनका अल्टीमेट कंट्रोल हो उस फैक्ट्री पे, उन्हें ऑक्यूपायर माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फार्म या एसोसिएशन है तो फिर पार्टनर में से एक को ऑक्यूपायर डिक्लेयर करना होता है। कंपनी है तो डायरेक्टर में से एक को। अगर फैक्ट्री ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो इस पर अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट किया हो एज ऑक्यूपायर उन्हें ऑक्यूपायर माना जाएगा। अगर कोई शिप, कोई ड्राई डॉक में रिपेयर हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में डॉक ओनर को ही ऑक्यूपायर माना जाता है। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इसके रिलेटेड प्रोविजंस हमें सेंट्रल फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 6 में मिल जाता है। हालांकि ये केवल बेसिक प्रोविजंस हैं, डिटेल प्रोविजन के लिए हमें स्टेट फैक्ट्री रूल्स रेफर करने होते हैं। इस सेक्शन की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई नया फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना होता है या फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में कोई एक्सटेंशन करना होता है। तो आइए इसके डिटेल प्रोविज़न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसेक्शन 1A सबमिशन ऑफ प्लान। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1A में ये कहता है
कि कोई भी फैक्ट्री हमें एस्टेब्लिश करना है तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले उसका प्लान सबमिट करना होगा चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। सबसेक्शन ए परमिशन फॉर साइट। कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले जिस साइट में हम फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस साइट का परमिशन हमें रिटेन में लेना होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। सबसेक्शन 1B ये कहता है कि उसी पर्पज के लिए आपको डिटेल प्लान एंड स्पेसिफिकेशन सबमिट करने होंगे। सबसेक्शन 1C इसमें नेचर ऑफ प्लान, स्पेसिफिकेशन और किसके द्वारा सर्टिफाई होगा इसका विवरण देना होगा। सबसेक्शन 1D इसमें रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, क्लास ऑफ फैक्ट्री एंड फीस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने होंगे। सबसेक्शन 1E में कहता है कि अगर सेक्शन 7 में दी गई नोटिस आप सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको लाइसेंस इशू भी नहीं होगा और रिन्यूअल भी नहीं होगा। सबसेक्शन 2 इसमें कहता है कि अगर आप सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए के अनुसार एप्लीकेशन और क्लॉज बी के अनुसार प्लान एंड स्पेसिफिकेशन को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज को भेज देते हैं और 3 महीने के अंदर मान लीजिए आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलता है, कोई करेस्पॉन्डेंस आपके साथ नहीं होता है, तो फिर ये ऐसा माना जाएगा कि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट आपको किसी कारणवश परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं तो फिर आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 30 डेज। वीडियो के इस सेक्शन में हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर में हर सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे। सबसे पहला है चैप्टर 3 हेल्थ। इसमें सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेक्शन 12 इज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। सेक्शन 13 is for ventilation and temperature. Section 14 is for dust and fumes. Section 15 is for artificial humidification. Section 16 is for overcrowding. Section 17 is for lighting. Section 18 is for drinking water. Section 19 is for latrine and urinals. Section 20 is for spitons. Chapter 4 में सेफ्टी के सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। Section 21 is for fencing of machinery. कोई भी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट है दैट शुड बी गार्डेड प्रॉपरली, ये प्रोविजंस इसमें है। सेक्शन 22 इज वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। सेक्शन 23 इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन। सेक्शन 24 इज स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। सेक्शन 25 इज सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। सेक्शन 26 इज केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। सेक्शन 27 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन near cotton openers. Section 28 is hoist and lifts. Section 29 is lifting machines, chains, ropes and lifting tackles. ये सेक्शन 28 और 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 में hoist and lift का टेस्टिंग रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कितना टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया होगा और कितना दिन उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होगी। और सेक्शन 29 में वैसे ही लिफ्टिंग अप्लायंसेस रिलेटेड दिया हुआ है। सेक्शन 30 इज रिवॉल्विंग मशीनरी। सेक्शन 31 इज प्रेशर प्लांट्स, ये भी प्रेशर वेसल रिलेटेड टेस्टिंग प्रोविजंस इसमें है। सेक्शन 32 इज फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सेक्शन 33 इज pits, sumps and floor openings. Section 34 is excessive weights. Section 35 is protection of eyes. Section 36 is precaution against dangerous fumes and gases. 36A is precautions regarding the use of portable electric light. 37 is explosive or inflammable dust and gases. 38 is precautions in case of fire. 39 is power to require specification of defective parts or test of stability. Section 40 is safety of buildings and machinery. Section 40A is maintenance of buildings. Section 40B is safety officer. इसमें सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रिलेटेड प्रोविजंस दिया हुआ है। हालांकि ये भी बेसिक प्रोविजंस है और इसका डिटेल प्रोविजन जो है आपको स्टेट फैक्ट्री रूल्स में मिलेंगे। सेक्शन 41 इज पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। चैप्टर 5 में वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 42 इज फॉर वॉशिंग फैसिलिटीज। सेक्शन 43 इज फैसिलिटीज ऑफ स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग। सेक्शन 44 इज फैसिलिटी फॉर सिटिंग। सेक्शन 45 इज फास्टेड अप्लायंसेस, इसमें फास्टेड रिलेटेड सारे डिटेल्स मिलेंगे। सेक्शन 46 इज कैंटीन, कौन से कंडीशन में कैंटीन मैंडेटरी होता है उसका रिलेटेड आपको डिटेल मिल जाएंगी। सेक्शन 47 इसमें
150 से ज़्यादा वर्कर होने से आपको शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम आदि प्रोवाइड करने होंगे, ये सारे डिटेल्स दिया हुआ है। सेक्शन 48 क्रेचेस प्रोवाइड करने होंगे आपको अगर 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर हुए तो, ये डिटेल दिया हुआ है। सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर, 500 से ज़्यादा वर्कर होने से आपको वेलफेयर ऑफिसर रखना मैंडेटरी होंगे और उसमें उसका क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। सेक्शन 50 इज पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दिया हुआ है रूल्स बनाने के लिए। अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस एंड कंप्लायंसेस, अब तक हमने जितना कवर किया उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन बच जाता है वो है सेक्शन 120 का शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 इज लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग hazardous प्रोसेसेस, इसमें hazardous प्रोसेस वाइज इंडस्ट्रीज को कैटेगोरिकली एक लिस्ट आउट किया हुआ है, वो डिटेल मिलेंगी। शेड्यूल 2 इज परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का परमिसिबल लिमिट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। शेड्यूल 3 इज लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस, ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, इसमें 29 ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को लिस्ट आउट किया हुआ है। अगर कंप्लायंस की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। डिटेल कंप्लायंस के लिए हमें स्टेट फैक्ट्री रूल रिफ़र करने होते हैं, बट जो रेगुलर कंप्लायंसेस होते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है एनुअल रिटर्न एंड हाफ ईयरली रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न किसी किसी स्टेट में ये कंबाइंड एनुअल रिटर्न होता है, हाफ ईयरली रिटर्न नहीं होता है। और नेक्स्ट है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस ऑकरेंस, जब भी कभी एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस होता है उसका एक नोटिस सबमिशन करना होता है। ये मेन कंप्लायंसेस है, बाकी डिटेल कंप्लायंस के लिए हमको स्टेट फैक्ट्री रूल रिफ़र करने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो ये ट्रेनिंग कम से कम 2 घंटा का होना चाहिए, हमने इसको समराइज़ करके 15-20 मिनट में एंड करने का कोशिश किया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।